डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 3 जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां और जिसके लेखक हैं श्री नागार्जुन जी। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे और जब हम इसको रीडिंग करेंगे तो आप अपने हिंदी की बुक को ओपन करके रखेंगे और आप मेरे साथ साथ उसको रीड करेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। इस पाठ में लेखक ने हिमालय की बेटियों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। शीर्षक के अनुसार जो हिमालय है अर्थात पहाड़ पर्वत एक पिता है और जो बेटियां हैं उनकी वो नदियां हैं। लेखक कितने अच्छे ढंग से उन बेटियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो नदियां हैं, जो पर्वतराज की पुत्रियां हैं, बड़े ही गंभीर और शांत हैं। वो आगे कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। वो कहते हैं कि इस हिमालय पर्वतराज की जो बेटियां हैं, हमें उनको नज़दीक से देखने का अभी तक मौका ही नहीं मिला था। हमने उनको अभी तक इतने नज़दीक से नहीं देखा था, तो हमें उनके स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उनका स्वभाव किस तरीके से। मैंने सदा उन्हें दूर से ही देखा था और जब उन्होंने दूर से उन नदियों को देखा तो उन कैसा प्रतीत हुआ, उनको ऐसा लगा कि ये नदियाँ हैं बड़ी ही गंभीर हैं, शांत स्वभाव की हैं एवं अपने आप में खोई हुई लगती थी। वो ऐसी लगती थी जैसे वो अपने आप में चिंता मगन हो, अपने आप में चिंतन करती रहती हूँ, शांत हैं, बिल्कुल चुपचाप बस आगे बहती जा रही हैं बिना किसी से कुछ कहे हुए। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। वो कहते हैं कि जब मैंने उन पुत्रियों को हिमालय राज की जो पुत्रियां हैं, यानी अर्थात जो नदियां हैं, जब हमने उनको दूर से देखा तो वो कैसी लग रही थी, गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। और तो मेरा सम्मान जो था उनके प्रति वो बहुत और बढ़ जाया करता था। और वो ऐसी महिला के प्रति हमें नज़र आती थी जैसे कि एक सुसंस्कृत महिला होती है, स्वभाव से, जो किसी का अनर्थ नहीं करती हैं, किसी का अनित नहीं सोचती है, हमेशा बड़ों का सम्मान करती हैं, कभी उनके कार्य से कभी कोई दुखी नहीं होता है। तो इस तरह की जो महिला होती हैं, संस्कार से परिपूर्ण जो महिला होती हैं, उसकी भांति हिमालय राज की पुत्रियां लेखक को दिखाई दे रही थीं। जब वो उनको देखते थे तो उनके प्रति उनके श्रद्धा का भाव उनके हृदय में उठाता था। और वो कहते थे कि वो महिला हमें ऐसी लगती थी कि जैसी मेरी माँ हो या दादी हो या फिर मौसी हो। मामी गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। और वो कहते हैं जब भी मैं इनकी नदियों की जल धारा में डुबकी लगाकर नहाया करता तो हमें ऐसा लगता कि जैसे मैं अपनी दादी माँ या अपनी माँ या मौसी मामी की गोद में सर रखकर मैं लेटा हुआ हूँ। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। वो ये कहते हैं कि मैं हैरान था ये सब देखकर कि जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात जब मैं हिमालय की चोटियों पर ऊपर जाकर चढ़ा तो मैंने देखा कि ये जो दुबली पतली सी गंगा, यमुना या सतलुज नदियां हैं, इतनी पतली धारा जो ऊपर से आकर बहती है, वो किस तरह से मैदानों में आकर, समतल मैदानों में आकर शांत और विशाल रूप धारण करके किस तरह से वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ आवाज़ किए हुए शांति से ही आगे को बहती हुई
जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। वो कहते हैं जब वो ऊपर से, क्योंकि उन्होंने तो कभी नदियों को इतने नज़दीक से देखा नहीं था, उनको दूर से ही देखने का मौका मिला था, लेकिन जब वो पहाड़ों की चोटियों पर जाकर चढ़े तो उन लेखक को देखने का मौका उन नदियों को नज़दीक से जाकर मिला। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो नदियाँ हैं, इनका जो उद्गम है, जो जहाँ से वो निकलती हैं, तो किस तरह से वो उल्लास से भरी हुई हैं, किस तरह से वो खिलखिलाकर हंसती हैं, कितने वेग के साथ वो ऊपर से एक पतली धारा के रूप में आकर उस पहाड़ों से होती हुई नीचे को आती है। तो लेखक कहता है कि जब इनका जो उद्गम है, जहाँ से ये निकलती हैं, वहाँ तो इनका स्वभाव कैसा ही चेंजपूर्ण होता है, बिल्कुल अलग ही होता है। वहाँ पर ये उल्लास से भरी हुई होती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, और जब वो इतनी ऊपर से अब वो नीचे की ओर आकर समतल मैदान में आ जाती हैं, तो वहाँ इनका शोभा जो है, नेचर है, किस तरह से चेंज हो जाता है। वो वहाँ आकर बिल्कुल से शांत हो जाती हैं और विशालकाय हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ऊपर से निकलती तो एक पतली सी धारा उनको दिखाई देती है, लेकिन जब वो समतल मैदानों पर देखते हैं उसी धारा को, तो एक विशालकाय धारा उनको दिखाई देती है। तो कहते हैं कि मैदान में आकर वो सब कहाँ, उनका ये सब आकर कैसे गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। वो कहते हैं कि जब मैं किसी एक लड़की को देखता हूँ, तो मेरा किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, जब मैं किसी भी कली पुष्प को ध्यान से देखता हूँ, तो उनका ध्यान वहीं पर केंद्रित हो जाता है, अटक जाता है, उसको बड़े गौर से देखते रहते हैं। तब उनको इतना मन में इतना कौतूहल, यार अर्थात इतना बेचैनी उनको नहीं होती है, इतना विस्मय नहीं होता है, जब वो इन पहाड़ों की जो हिमालय राज्य की जो पुत्रियां हैं, अर्थात जो नदियां हैं, उनके बचपन बाल लीलाओं को देखकर उन्हें आश्चर्यचकित वो होते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें आश्चर्य ये होता है कि वो किस तरह से बचपन में, मतलब बचपना दिखाती हुई हंसती हैं, खेलती हैं, उनमें कितना उल्लास भरा हुआ है, कितना वेग है उनके अंदर। तो उनकी जो बचपन की जो लीलाओं को देखते हैं तो बहुत ही वो आश्चर्यचकित होते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फी जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। और वो आगे बोलते हैं, लेखक जो है हिमालय की बेटियों का जो उन्होंने इतने सुंदर ढंग से जो वर्णन किया है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं कि ये कहाँ ये भागी जा रही हैं, ये जो नदियाँ हैं ऊपर से इतने वेग के साथ नीचे की ओर ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका कौन सा लक्ष्य है जो इसको ये प्राप्त करने के लिए इस तरह से उस दौड़ में लगी हुई हैं, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है पाने के लिए। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि आखिर वो कौन है जिसको पाने के लिए, वो कौन सा लक्ष्य है, वो कौन सा प्रेम है जिसको पाने के लिए ये इस तरह से बेचैन होती हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से एक जो कन्या होती है, जब वो बचपन का अपने पिता के यहाँ बचपन व्यतीत करती है, और जब वो बड़ी होती है, किशोरावस्था में आती है, तो उस समय वो अपने जो और पारिवारिक जो मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है, मौसा है, मौसी है, इन सब के प्रेम के अलावा भी उन्हें उसे किसी और प्रेम की चाहत होती है। तो उस प्रेम को पाने के लिए उसका जिस तरह से मन बेचैन होता है, उसी तरीके से ये जो नदियाँ हैं, उस नदियाँ हैं वो भी अपने किसी प्रेम को पाने के लिए बेचैन हो उठी है, और वो कहाँ भागी जा रही है। यदि जिस तरह से ये नदियों का जो अपने जो हिमालय पिता के घर का जो प्रेम को प्राप्त किया है, और वो भी उनको भी बेचैन कर रहा है किसी और के प्रेम को पाने के लिए, तो वो कौन होगा।
लेखक के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन होगा जो उसकी प्यास को बुझा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। वो कहते हैं कि जब वो किशोरावस्था से होकर जब वो ऊपर आती हैं होती हैं, तो वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं, जैसे कि छोटे छोटे पौधे हैं, हरी भरी घाटियाँ हैं, बंधुर आदित्यकाएँ। आदित्यकाएँ ये वो हैं जो पहाड़ी की ऊपरी समतल सतह होती है जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं। सरसब्ज हरी भरी है। उपत्यकाएँ एक वनस्पति है जो जहाँ से वो होकर गुजरती हुई नीचे की ओर उतरती हुई चल समतल मैदानों की ओर वो आगे बढ़ती है, और जब वहाँ से होकर जब वो आगे बढ़ती तो वो कहाँ पहुँचती हैं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा यूकेलिप्टस का पेड़ होते हैं, केल के जंगलों से पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब वो इतना लंबा सफ़र तय कर लेते हैं तो उन्हें फिर अपना वही बचपन पुराना उन्हें याद आता होगा कि हम किस तरह से जब बचपन में थे तो किस तरह से हम ऊपर से कितना वेग था उनमें, कितना उल्लास था, कितना वो खिलखिलाकर हंसती हुई वो नीचे की ओर उतरती थी। लेकिन जब वो नीचे से होकर इतने इतने सफ़र को तय करती हुई जब वो नीचे समतल मैदानों में आ जाती हैं तो किस तरह से वो शांत हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं, चिंता मगन रहने लगती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कि जो हिमालय अपनी इन जो नटखट बेटियां हैं उनके बचपन को याद करते हुए कितना परेशान रहता होगा, कितना चिंतित रहता होगा, ये कौन समझ सकता है उनके मन की व्यथा को। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर आप ये हिमालय की पर्वत पहाड़ियों से जाकर पूछो तो वो इसका उत्तर क्या दे पाएंगे, कुछ नहीं, खाली एक मौन ही उनके पास जवाब है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आज आपने ये हिमालय की बेटियों का सारांश समझा, यहाँ तक काफ़ी है। आगे आपको नए वीडियो में नए ऑडियो में आपको आगे का व्याख्यान समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।